स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये देखिए। केवल 1.2 लाख केसेस आए हैं, जो कि पूरे दुनिया के 3.1% केसेस ही हैं। तो हम देखें कि एक स्थाई पर अभी हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन में केसेस में एक कमी नोट की जा रही है। दूसरे स्थाई पर एक इक्वल चैलेंज के रूप में यहां हम देखते हैं कि यूरोप में करीब दुनिया के 70% केसेस आ रहे हैं। WHO ने इस सिचुएशन को एनालाइज भी किया और वह एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। जैसे कि WHO ने बताया कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यानी कि जिस विषय में हम कंटिन्यूस बेसिस पर बात करते रहे हैं, विच इज यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। तो उसके बारे में WHO ने कहा है कि लैक्सिटी इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स एक मुख्य कारण है कि जो हमने यूरोप में इन केसेस में बढ़ोतरी नोट की है। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जर्मनी में केसेस एक बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑन ए डेली बेसिस में करीब 75,000 के करीब केसेस भी आ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम्स में मल्टीपल सर्जेस नोट की गई हैं और करीब 47,000 केसेस अभी आ रहे हैं। फ्रांस में केसेस में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और बेल्जियम में भी केसेस में एक अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जिसके बारे में मुख्यतः हम ये बताना चाहेंगे कि पिछले 2 महीनों में ही कोविड केसेस और डेथ्स यूरोप में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं और जिसका कारण WHO ने एनालिसिस कर जो बताया है वह यह है कि रिलैक्सेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। साथ ही जब ये रिलैक्सेशन लाए गए और केसेस में बढ़ोतरी नोट भी की गई, तब यह पाया गया कि उसके बाद जब फिर से मेजर्स को इनको इंट्रोड्यूस किया गया तो या तो वह स्लो इंट्रोड्यूस किए गए या जिस लेवल का इंपैक्ट होना चाहिए, जिस लेवल की दृढ़ता होनी चाहिए, उस लेवल से उस पर कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण भी वहां पर केसेस में कमी नहीं पाई जा रही है। इसके साथ ही तीसरा मुख्य अंश जो WHO ने बताया है वह यह है कि लो वैक्सीनेशन कवरेज कुछ देशों में और स्पेशली वहां पर जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका कवरेज न होना भी एक हाई डेथ रेट का कारण है। हम आपके सामने यह डेटा इसलिए लाना चाहते हैं कि हम यह बताना चाहते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल की इस सतत लड़ाई में हमारे सामने कुछ लर्निंग्स हैं। वह यह है कि जब भी हम देखते हैं कि केसेस कम होते हैं तो कुछ लेवल ऑफ रिलैक्सेशन कम्युनिटी लेवल पर भी हम महसूस करते हैं। जरूरी यह है कि इस चैलेंज को कंटिन्यूस बेसिस पे समझते हुए इसमें कोई भी रिलैक्सेशन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, यह हम आपके सामने सबमिट करना चाहते हैं। इसी संबंध में एक और नया चैलेंज कुछ हद तक हमारे लोगों के सामने आया है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन, जिसका टेक्निकल नेम है B1.1.529, यह दुनिया में नोट किया गया है। इसके विषय में कुछ फैक्ट्स हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। उसके बारे में बताने से पहले हम WHO का वह फ्रेमवर्क जिसके द्वारा कोई भी वेरिएंट नोट किया जाता है आपके सामने रखना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि कोई भी म्यूटेशन को वह 3 तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग, दूसरा होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा और सबसे अधिकतम श्रेणी में रखा जाने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग हम किसको कहते हैं? वह म्यूटेशन जो कि किसी वायरस में पाई जाए जिससे एक सस्पेक्ट है कि वह फ्यूचर एक रिस्क हो सकती है और उसके लिए और एविडेंस की जरूरत है कि उससे क्या हमारा पब्लिक हेल्थ मेजर्स इंपैक्ट होते हैं, क्या हमारे को कुछ और अधिक कार्य करने की जरूरत है, तो उसको हम वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में लेते हैं। उसके बाद ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे अधिक श्रेणी में अगर कोई म्यूटेशन पाई जाती है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वह म्यूटेशन है जिससे कि ये प्रिडिक्शन हो सकती है कि वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि वायरस का ट्रांसमिशन, वायरस के द्वारा की जाने वाली बीमारी की सीवियरिटी या वायरस के द्वारा इम्यून एस्केप और डायग्नोस्टिक जो हमारे डायग्नोस्टिक किट्स हैं या हमारी दवाइयां हैं वह उस पर विफल हो जाएं। अगर ऐसा प्रिडिक्शन या सस्पेक्ट हो अगर, तो उस पर्टिकुलर केस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया जाता है। और ऐसे केसेस जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांसमिसिबिलिटी और कम्युनिटी ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो मल्टीपल कंट्रीज में मल्टीपल क्लस्टर्स के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं और जिससे ओवरऑल एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ को खतरा हो सकता है, उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया जाता है। उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि सबसे अधिकतम श्रेणी में रखे जाने वाले म्यूटेशन, उन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को जिससे कि प्रिडिक्शन के अलावा भी
एक डेमोन्स्ट्रेटिव इंपैक्ट भी दिखता है कि यह जो इसमें चेंजेस आए हैं म्यूटेशन में, इससे या तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है या पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हम ले सकते हैं उनका इंपैक्ट जो है उसका नहीं होगा, उसकी जो डिजीज की सीवियरिटी बढ़ सकती है। जिस तरीके से वह पर्टिकुलर वेरिएंट अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो जो डिजीज की सीवियरिटी या क्लिनिकल डिजीज की प्रेजेंटेशन है वह और सीवियर रूप में हमारे सामने आ सकती है, या हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं, वैक्सीन हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई एक फीडबैक होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके बारे में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में बताया जाता है। तो इसी अगर एक फ्रेमवर्क को समझते हुए अब हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। इसी से संबंध में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। उसी एक मॉडलिंग के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया, हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि कैसे यह पर्टिकुलर वेरिएंट अपीयर करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे बीटा वेरिएंट रहा हो चाहे डेल्टा वेरिएंट रहा हो, उसको भी ये अधिक गति से आउटपेस कर सकता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि डे सिंस इमरजेंस अगर इस ग्राफ में देखें तो मॉडलिंग के द्वारा उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है जिसको फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, जिसको फर्दर और समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये रेड लाइन के द्वारा B1.1.529 यह ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत अधिक गति से, अधिक स्पीड से केसेस ओवरऑल आने शुरू हो जाते हैं विजावी डेल्टा एंड बीटा। बट यह एक मॉडलिंग है, इसको और फर्दर समझने की जरूरत है, इसको और एविडेंस के द्वारा हमें इसको एनालाइज करने की जरूरत है। और इसी से संबंध में हम WHO के जो इनपुट्स हैं इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी के बारे में भी आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 म्यूटेशन जो हैं वह स्पाइक प्रोटीन से रिलेटेड हैं। और इसमें से कुछ ऐसी म्यूटेशन है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे उनमें भी पाई गई हैं, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, तो कुछ वेरिएशंस उसमें भी कॉमन हैं। और WHO की जो हमारे को इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से RT-PCR टेस्ट इसमें क्योंकि सीक्वेंस कंफर्मेशन में एक एड कर सकता है, इसको एक मार्कर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं एंड इट कैन बी यूजफुल इन अर्ली प्रोबेबल डिटेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूटेशन ऑल्सो। साथ ही उन्होंने कहा है कि चांसेस हैं कि यह अधिक ट्रांसमिसिबल हो और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे सेल से बाइंडिंग एफिनिटी है शायद कुछ अधिक हो, जिससे कि इसको सेल को अटैच होने में एक चांसेस इसके बढ़ जाते हैं।
ट्रांसमिशन के बारे में उन्होंने बताया है कि यद्यपि अर्ली डेटा यह बताता है कि इसका ग्रोथ रेट अभी काफी ज्यादा है, लेकिन कितना ट्रांसमिसिबल है इसके लिए और एविडेंस की जरूरत है। यह काफी अर्ली अंडरस्टैंडिंग है और इसको हमें एविडेंस के बेस पर फर्दर समझने की जरूरत है। डिजीज सीवियरिटी के बारे में भी उन्होंने बताया है कि रिपोर्ट अब तक आई है उसमें माइल्ड टू सीवियर केसेस पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना यह है कि यह जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि अधिक संख्या में केसेस आने की वजह से भी अधिक संख्या में लोग हॉस्पिटल में जा रहे हों, तो इससे इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ केसेस के बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर एविडेंस की जरूरत है। इसी के साथ ही WHO ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं, जिसमें कि उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स, यानी कि उन्होंने बताया है कि चाहे वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो WHO ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वही कार्य हमें करते रहना है। साथ ही WHO ने यह भी कहा है कि जो हमारा PCR RT-PCR टेस्ट है वह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है और इसमें एक पर्टिकुलर एस जीन टारगेट फेलियर, जो कि सर और फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे, तो एस जीन टारगेट फेलियर नोट की जाती है। तो जो 3 जीन्स के संबंधित RT-PCR टेस्ट होते हैं उसके द्वारा एक प्रोबेबल अंडरस्टैंडिंग कि यह ओमिक्रॉन वायरस म्यूटेशन इस पर्टिकुलर केस में है उसको भी डिटेक्ट करने की संभावना इजी हो जाती है। तो इसके द्वारा भी हम RT-PCR टेस्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक चीज WHO ने हमें बताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो हमारे क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, वह इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए अभी दे रिमेन अनचेंज, वही मेथोडोलॉजी हमें यूज करनी है। वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी इंपैक्ट ऑन वैक्सीन को और एविडेंस की जरूरत है, जिसके बेसिस पे समझने की जरूरत है कि उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि अगर ओमिक्रॉन से कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते भी हों तो भी हमारे यहाँ जैसे कि एंटीबॉडी रेस्पॉन्स के साथ साथ टी सेल रिलेटेड इम्यूनिटी है, वह इम्यूनिटी इसके लिए यूजफुल होगी। इसमें मुख्यतः जो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबको बताना चाहेंगे कि WHO ने एक बहुत मुख्य बात ये कही है कि वैक्सीन पे हमें ध्यान देना है और साथ ही वैक्सीन के अलावा भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि दवाई भी कड़ाई भी, तो उसी तरीके से यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन भी हमारे लाइफ में उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें वैक्सीनेशन के बाद भी। तो इस विषय में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन्स अलोंग विद वैक्सीन्स ऑल अदर मेजर्स हैव टू बी कंटिन्यूड। साथ ही देश में जैसे ही हमें इस पर्टिकुलर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबर आई दुनिया से, तो हमने अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी को थोड़ा और रेस्ट्रिक्ट किया और उसके बेसिस पर कार्य शुरू किया, जिसके बारे में मुख्यतः हम बताना चाहेंगे कि हमने दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में डिवाइड किया। कंट्रीज जहां पर या तो अधिक केस आ रहे हैं या ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, और रिमेनिंग अदर कंट्रीज। तो हमने यह डायरेक्शन इशू की है या एडवाइजरी इशू की है कि जो कंट्रीज एट रिस्क हैं वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही फिर अगर उनका वहां पर भी नेगेटिव आता है तो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि 14 दिन माना जाता है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि उसके बाद भी 7 दिन नेगेटिव होने के बाद भी, यानी कि पूरे 14 दिन के पीरियड के लिए वो सेल्फ मॉनिटरिंग की उस स्थिति में रहें। साथ ही वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में एक अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो
तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% पैसेंजर्स को हम आरटीपीसीआर टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे, और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं, और अब तक अगर हम सुबह 8 बजे तक का डेटा देखें तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले एक दिन में, और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि आरटीपीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया, और उसमें से 10 पैसेंजर्स आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे। तो जिन जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन